अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इक़रार। आज हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलामुअलैकुम सर, वेलकम टू द व्लॉग। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बड़ा मुस्कुरा रही हैं आज आप। सर मैं कहाँ मुस्कुरा रही हूँ, मैं तो बस अच्छे तरीके से आपको वेलकम किया है। अच्छा। तो सर अगले सवाल की तरफ आते हैं। पहला सवाल, तो सर जैसा आपने कहा था वैसे हुआ है, आपकी सारी पेशन गोइयाँ सच साबित होती हैं। शाह महमूद कुरैशी की बात करें तो उनके अलावा आज तमाम पीटीआई के कारकुनान और रहनुमाओं को इस्तेदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। तो सर इस फैसले के आप क्या असरात मुरतब होते हुए देख रहे हैं? देखिए, मेरी पहले दिन से ये राय है कि 9 मई के मुकदमात में सबको सज़ाएँ हों। हुँ, मुझे नहीं लगता कि 9 मई के मुकदमात में ये ठीक है कि शाह महमूद कुरैशी बरी हो रहे हैं या हो गए हैं। उनका रात को फ़ैसला आ जाना है और उनकी बरियत की ख़बरें आ रही हैं। और शाह महमूद कुरैशी के अलावा लाहौर में यास्मीन राशिद, एजाज़ चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और 15 और कारकुनों को सज़ाएँ हैं। सरगोदा में भच्चर और अहमद चट्ठा और बाकी 15 कारकुनों को सज़ाएँ हैं। लाहौर में तो अभी शेरपाओ वाला मुकदमा है, बाकी मुकदमात का भी 4 से 6 हफ्तों में फ़ैसला आ जाएगा और उनमें भी सबको सज़ाएँ हो जाएँगी। तो ये सज़ाएँ आपको पूरे मुल्क में नज़र आएँगी। 9 हुँ, मई के हर मुकदमे में जो-जो मुलव्वस है सबको सज़ाएँ होंगी। मुझे नहीं लगता कोई बरी होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब के बरी होने की वजह ये है होगी कि वो कराची में थे उस दिन। लेकिन आप इस पर ये कह सकते हैं कि फिर इमरान खान तो जेल में थे। जी। ठीक है ना? क्योंकि आप अभी मुझसे फ़ौरन सवाल कर लेंगी इमरान खान का। तो कि सर इम मास्टरमाइंड तो उनको करार दिया जा चुका है ना, तो फिर मास्टरमाइंड को क्या सज़ा हो सकती है? मास्टरमाइंड को वही सज़ा होगी जो कानून में उसके मुताबिक लिखी है। मुझे नहीं लगता 9 मई के मुकदमात में इमरान खान बरी हो जाएँगे। ये दुरुस्त है कि अभी जो लाहौर और सरगोदा के मुकदमात हैं, उनमें इमरान खान का चालान अभी जमा नहीं कराया गया था। हुँ, अभी इन मुल्ज़िमों का चालान जमा कराया गया था और इमरान खान का चालान होल्ड कर लिया गया था। अब ये प्रोसिक्यूशन की स्ट्रैटेजी थी कि अगर वो ज़िमनी चालान जमा कराते, तो फिर सारा ट्रायल दोबारा शुरू हो जाता और रुक जाता। हुँ, चूँकि ट्रायल शुरू हो चुका था और गवाहियाँ हो चुकी थीं, लिहाज़ा प्रोसिक्यूशन नहीं चाहती थी कि ट्रायल रुके। वो चाहते थे जितने मुल्ज़िमान के उन्होंने चालान जमा कराया है, उतनों को सज़ा हो जाए। बाकियों का ज़िमनी चालान अब जमा करा दिया जाएगा, जिनमें इमरान खान और बाकी मुल्ज़िमान हैं, और फिर आगे 2 से 3 माह में उनको भी सज़ाएँ हो जाएँगी। लिहाज़ा मुझे ये लगता है कि 9 मई के मुकदमात में इमरान खान को अगले 3 से 4 माह में सज़ाएँ होंगी। जो बाकी मुकदमात हैं उनके 4 से 6 हफ्ते में फैसले आएँगे। अभी आपको अहमद खान बच्चर और अहमद चट्ठा सरगोदा में नज़र आए हैं, जो एमएनए हैं, विर्क है उनके साथ। बाकी आम कारकुन हैं। लाहौर में उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज़ चौधरी हैं, बाकी कारकुन हैं। लेकिन ये पूरे मुल्क में 9 मई के मुकदमात में जो-जो नामज़द है, सबको सज़ाएँ। तो नाज़रीन आज के प्रोग्राम में सर ने एक प्रेडिक्शन कर दी है खान साहब को सज़ा से रिलेटेड के 3-4 महीने के अंदर उनको सज़ा हो सकती है। तो आगे बढ़ेंगे सर, मुज़ाकरात की बात करेंगे। तो मुज़ाकरात की बात करें तो बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया है कि मुज़ाकरात का वक़्त ख़त्म हो गया है, अब जो भी करेंगे वो बानी पीटीआई की हिदायत पर हम करेंगे। तो सर पहले पार्टी किसकी इमाम पर चल रही थी? ये क्या सीन है? कभी मुज़ाकरात हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे। सेनेट की बात करें तो देखा है हमने कि क्या हुआ है। अच्छा, वैसे ये बैरिस्टर गौहर से पूछना चाहिए था कि भाई ये जो सेनेट का आपने एडजस्टमेंट की है पीएमएलएन और पीपल पार्टी से, ये मुज़ाकरात के नतीजे में नहीं हुई है। अगर ये मुज़ाकरात के नतीजे में नहीं हुई तो फिर हदायत के नतीजे में हुई है। तो आप कह रहे हैं मुज़ाकरात का वक़्त गुज़र गया है, अब हम सिर्फ़ डिक्टेशन लेंगे, हदायत पे अमल करेंगे। क्योंकि मेरा ज़ाती तौर पे ये ख़्याल है कि वो एस्टेब्लिशमेंट का फ़ॉर्मूला था और आपने एस्टेब्लिशमेंट के फ़ॉर्मूले पर आमीन कहा है। लेकिन टेक्निकल बात ये है कि मुज़ाकरात तो तब होंगे ना जब अगली पार्टी आपसे मुज़ाकरात करना चाहेगी। कौन कह रहा है कि पीटीआई इमरान खान से मुज़ाकरात करनी है? पीटीआई से हर कोई बात करने को तैयार है, पीटीआई भी हर एक से बात कर रही है। इमरान खान से ना कोई बात करने के लिए तैयार है और ना कोई इमरान खान से बात करने की बात कर रहा है। तो हुँ। हमें पीटीआई और इमरान खान को अलहदा-अलहदा देखना होगा और अलहदा-अलहदा देखने में ही आपको पाकिस्तान का सियासी मंज़रनामा समझ आएगा। तो सर मिशाल यूसुफ़ज़ई और अलीमा खान साहिबा के दरमियान ये एक चपकलिश क्यों है? हमने देखा कि अलीमा खान साहिबा ने बोला है कि
मिशाल यूसुफज़ई ने जो भी कहा है, मैं उसकी तरदीद करती हूँ। मेरा बेटा किसी भी डील के तहत बाहर नहीं आया। वो जब उसको जेल में डालेंगे तो वो चला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि मिशाल खान को सेनेटर जो है वो खान साहब ने नहीं मुंतखब किया, और ये भी कि उनको एक जेल का चक्कर लगाने की ज़रूरत है। तो सर, ये मिशाल यूसुफज़ई से इतनी प्रॉब्लम क्यों है उनको? हमने देखा है कि पैदर पे उन पर हमले होते हैं। मिशाल यूसुफजई ने ये ट्वीट किया हुँ, कि अलीमा खान का बेटा एक डील के तहत पाकिस्तान वापस आया है, इसीलिए उसको एयरपोर्ट पर गिरफ्तार नहीं किया गया। ये बात हकीकत है कि 9 मई वाले दिन अलीमा खान का बेटा कोर कमांडर घर के बाहर मौजूद था। ये बात भी शवाहिद मौजूद हैं इस बात के कि जो हसन नियाज़ी ने कोर कमांडर की पतलून लहराई थी, वो पतलून उनको अलीमा खान के बेटे ने लाकर दी थी, क्योंकि वो तो कंटेनर पर खड़े थे। तो अब मैंने ये सवाल हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब से भी पूछा कि आपके बेटे को तो पतलून अलीमा खान के बेटे ने दी थी, तो वो बच गया और आपके बेटे को सज़ा हो गई है, तो वो खामोश हो गए। शायद इसलिए कि वो भी ख़ानदान का बच्चा है और वो उसके खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये सवाल तो सब उठा रहे हैं ना कि अलीमा खान का बेटा कैसे सबके बच्चों को सजाएं हो रही हैं और अलीमा खान का बेटा जो है उसको एनआरओ मिल गया है, उसको क्लीन चिट है। अब इसके जवाब में ये कहा जाता है कि अलीमा खान और इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी राब्ते हैं। अलीमा खान जो भी करती हैं वो इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड होती है। उनकी पॉलिसी जो है वो पीटीआई में डिवीजन पैदा करती हैं, तो सर जो उन्होंने क्या इस्टेब्लिशमेंट भाई को कुर्बान कर दिया? नहीं, देखें भाई को कुर्बान किया है या नहीं किया, लेकिन उनकी पॉलिसी से एस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा होता है। हुँ, मसलन वो पीटीआई में डिवीज़न पैदा करती हैं, उससे एस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा है। उनकी बुशरा बीबी से लड़ाई है, उसका एस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा है। वो पार्टी में तक़सीम पैदा करती हैं, लड़ाई पैदा करती हैं, उसका एस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा है। अब मिशाल यूसुफ़ज़ई वाला मामला देख लें, मिशाल जो है वो बुशरा बीबी की नुमाइंदा है। हुँ, अगर उनको टिकट मिला है तो बुशरा बीबी ने दिलाया है। और अगर मिशाल ने अलीमा खान के खिलाफ ट्वीट किया था तो आप समझिए वो ट्वीट बुशरा बीबी ने किया था, क्योंकि जब बुशरा बीबी बनी गाला में उनको रखा गया था सब जेल बना के, तो अलीमा खान ने एतराज किया था कि इनको किस डील के तहत बनी गाला में रखा गया है हुँ। और इनके साथ डील हुई है और इनको बनी गाला रखा गया है, तो बुशरा बीबी को जेल आके रहना पड़ा। हालांकि वो अच्छी भली बनी गाला में, उनके बनी गाला को सब जेल करार दे दिया गया था। आप कहीं ना कहीं देखें, ये नंद भावच की जो लड़ाई है उसका एक मोहरा मिसाल यूसुफजई है। हुँ, बुशरा बुशरा बीबी का एक जो फ्रंट अटैक जो अलीमा खान पे करती हैं मिसाल यूसुफजई, वो उसको बुशरा बीबी की आशीर्वाद है। और जब अलीमा खान जवाब देती हैं तो वो दरअसल बुशरा बीबी को जवाब दे रही होती हैं। तो ये मिसाल और ये जो बुशरा और अलीमा की लड़ाई है, हुँ, आपको उसमें सलमान अकरम राजा नजर आएगा, जिसने बुशरा बीबी को कहा था कि हम आपकी यहाँ गालियां सुनने के लिए नहीं बैठे, क्योंकि वो अलीमा ग्रुप से था। हुँ। आपको मिसाल नजर आएगी, तो कहीं अलीमा ग्रुप है, कहीं बुशरा ग्रुप है, तो ये आपस में लड़ाई आपको दोनों ग्रुप्स की नजर आती है। तो सर, जिस तरह से आपने बात की है कि जो अलीमा खान साहिबा हैं वो तक़सीम करती हैं, तो हमने देखा है कि खान साहब भी तो डिवाइड एंड रूल पर अमल पैरा नज़र आते हैं। हाँ, तो अलीमा खान साहब पसंद करते हैं डिवाइड एंड रूल। तो जब अलीमा डिवाइड पैदा करती हैं तो खान उसको एंजॉय करता है, क्योंकि पार्टी के अंदर लड़ाई इमरान खान समझते हैं उनके हक में है, क्योंकि इससे कोई बंदा भी एक बड़ा लीडर बन के नहीं उभर सकता। मसलन जब गंडापुर के खिलाफ ट्रोलिंग होती है, इमरान खान उसको सुपरवाइज भी करते हैं, जेल से उसकी इनकरेज भी करते हैं। जब बैरिस्टर गौहर की ऐसी तैसी फेरी जाती है, खान साहब उसको भी, क्योंकि खान साहब का ख्याल है कि ये सब गंदे होते रहेंगे तो मेरी लीडरशिप एस्टेब्लिश रहेगी। अगर इनमें से किसी की क्रेडिबिलिटी बन गई तो वो मेरी जगह ले लेगा। हुँ, तो वो चाहते हैं कि मेरे बाद सब गंदे हों, मैं अकेला ही अच्छा हूँ। इसी डिवाइड एंड रूल पे वो कुछ लोगों को अलीमा खान से गंदा करा लेते हैं, कुछ को बुशरा बीबी से गंदा करा लेते हैं, कुछ को गंडापुर से गंदा करा लेते हैं। इसलिए आपको नजर आता है सब एक दूसरे को गंदा कर रहे हैं, क्योंकि ये खान को पसंद है सर हमने और देखा। ये एस्टेब्लिशमेंट को भी पसंद है। एस्टेब्लिशमेंट भी को इस चीज़ को एन्जॉय करती है, क्योंकि इसके नतीजे में पीटीआई के अंदर इतने ग्रुप और इतने धड़े बन गए हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए पीटीआई को मैनेज करना और उन धड़ों को मैनेज करना बहुत आसान हो गया। अगर पीटीआई इकट्ठी हो,
डिवाइड ना हो, हम्म। तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए इकट्ठी पीटीआई के साथ डील करना बड़ा मुश्किल हो, ताकतवर हो ना। हम्म। अब वो देखे ना, गंडापुर का अलग ग्रुप है, गौहर का अलग है, सलमान अकरम राजा अलग है, अली मोहम्मद जुनेद खान अकबर अलग अलग है। है। तो सबसे इंडिविजुअली छोटी छोटी बात हो जाती है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट से कितने फायदे में है। तो ये सारा काम जो बिलाकर खान को सूट करता है, वो एस्टेब्लिशमेंट को भी सूट कर रहा होता सर, हमने देखा कि मुराद सईद की जानिब से एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे सेनेटर बनने की ख्वाहिश नहीं थी, खान साहब की मां पर उनकी ख्वाहिश पर मैंने कागजात जमा करवाए। इतने ज़्यादा एमपीएस कुछ नहीं कर सके, वर्कर्स कुछ नहीं कर सके, तो महज वो एक सीट पर क्या कर सकेंगे? इसमें कितनी हकीकत है? क्या वाकई उनको कोई चाह नहीं था कि वो सेनेटर बने? पहले तो उनका कोई ट्वीट नहीं आया। है। देखें, जब पीटीआई के कारकुनान अपने हक के लिए बाहर निकले हुए थे, जिनमें इरफान सलीम, खुर्रम जीशान, आयशा बानो वगैरह थे, और कारकुन के एटीएम्स को टिकट ना दिया जाए, कारकुनों को टिकट दिया जाए, तब तो पूरा 1 महीना जो सेनेट के इलेक्शन का शोर था, मुराद सईद खामोश रहे। कोई ट्वीट नहीं आया। उन्होंने नहीं कहा कि टिकटें गलत तक़सीम हो रही हैं, उन्होंने नहीं कहा कि पीएमएल एंड पीपल पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट गलत हो रही है, उन्होंने नहीं कहा जेयूआई के साथ एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, उन्होंने नहीं कहा मिर्ज़ा अफरीदी को, वो खामोश रहे क्योंकि सेनेटर बन रहे थे ना। उन्होंने सोचा मैं अपना गेम क्यों ख़राब हुँ। करूँ खुर्रम की और इरफान की हिमायत करके, तो वो खामोश रहे। कारकुनों का कत्ल हुआ, मुराद सईद ने खामोशी से वो कत्ल एन्जॉय किया, जो खुद को कारकुनों का नुमाइंदा कहता है, जो कहता है कि मैं हक परस्त हूँ, जो कहता है मैं सच्ची बात के लिए लड़ जाता हूँ, जो कहता है कि मैं सच के साथ खड़ा हूँ, वो पूरा 1 महीना खामोश रहा है, क्योंकि सेनेटर बन रहा था। आप हुँ। देखें मुराद सईद को सेनेटर बनने का लालच कितना था, कि वो पूरा 1 महीना उनका एक ट्वीट नहीं आया, कोई फ़ौज के खिलाफ भी ट्वीट नहीं आया, कोई आसिम मुनीर के खिलाफ भी नहीं आया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे उनके कागज़ात रिजेक्ट हो जाएँ। आज भी उनके 2024 में कागज़ात रिजेक्ट हुए थे, आज कागज़ एक्सेप्ट हुए हैं, तो कहीं न कहीं सेटलमेंट मौजूद है। आज की उनकी ट्वीट में भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट कोई तो बात सर, जो नहीं कहा है। जाता है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हैं। हाँ, आज के ट्वीट में मुझे कोई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ तो कोई बात नज़र नहीं हुँ। आई। मुझे कोई चीज़ नहीं नज़र आई। उन्होंने अपना बस इमरान खान से वफ़ादारी का यकीन दिलाया है, जो हर सेनेटर बनने के बाद दिलाता है अपनी पार्टी लीडर को, हुँ। और कारकुनों के कत्ल पर उनकी खामोशी है, नज़रिए के कत्ल पर उनकी खामोशी है, एटीएम्स की बालादस्ती पर उनकी खामोशी है, बाकी हर चीज़ पे ये सियासी दूसरी जमातों के साथ हाथ मिलाने पर उनकी खामोशी है। तो मुराद सईद एक कॉम्प्रोमाइज़ सेनेटर के तौर पर सामने आए। तो वर्कर्स को मायूसी होगी। और सर, पीटीआई ने खान साहब के 2 साल जेल में मुकम्मल होने पर 5 अगस्त को उनके 2 साल जेल में मुकम्मल होंगे, तो उन्होंने जलसे की इजाज़त माँग ली है। तो आपको क्या लगता है कि जो इतना शोर था, इतना ज़ोर-ओ-शोर था, ये सिर्फ़ जलसे की तैयारियों के लिए था, और क्या हुकूमत पीटीआई को जलसे की इजाज़त दे देगी 5 अगस्त को? मेरे ख़्याल में जब पीटीआई ने कोई एहतजाज नहीं करना होता हुँ। और जब एहतजाज से जान छुड़ानी होती है, तो वो जलसे की इजाज़त माँग लेते हैं। क्योंकि बाद में वो ये बयानियाँ बनाते हैं कि हमें इजाज़त ही नहीं मिली, तो हम जल एहतजाज नहीं कर सके, जलसा नहीं कर सके। वरना 5 अगस्त के एहतजाज पे तो उन्होंने पूरा मुल्क बंद करना था, 9 मई से कुछ बड़ा करना था। उन्होंने तो आपको पता है ना, कहा था कि आपके हम सरप्राइज़ देंगे। वो भाई, वो सरप्राइज़ मीनार पाकिस्तान का जलसा तो नहीं हो सकता। सरप्राइज़ तो फिर ये है कि पूरा पंजाब जाम कर देंगे, पूरा मुल्क जाम कर देंगे, सड़कें बंद कर देंगे, मार्केटें बंद हो जाएँगी, मुल्क जैम हो जाएगा। ते जे विचों निकल के मीनार पाकिस्तान दे जलसे दी इजाज़त ही आई है, हुँ। जड़ी के नहीं मिलनी, और बाद में आलिया हमज़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है कि अगर इजाज़त मिल जाती तो तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा करते। हुँ। क्योंकि इजाज़त नहीं मिलनी, मैं आज आपको बताता हूँ कि इजाज़त नहीं मिलनी है। ये 4 अगस्त तक खिलाएँगे, 5 को नहीं होगा, ये फिर तौहीन अदालत की दरख़्वास्त देंगे। ये एक रूटीन मामला है, चौथी दफ़ा ये खेल खेल रही है पीटीआई। सर, अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया। कर्नल इसहाक़ काज़ी और उनकी बेटी सेक्टर 8 डीएचए फ़ेज़ 5 में सैलाबी रैली में बह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कहा कि उनको बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर फ़ौरन पहुँच गया है। तो सर, अगर रेस्क्यू कार्रवाइयाँ बर वक़्त की जाएँ तो भी मसला, ना की जाएँ तो भी मसला, जब हेलीकॉप्टर पहुँचे तो भी मसला, ना भी पहुँचे तो भी मसला। तो ये ट्रोलर्स आखिर क्या चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक इंसानी जान को बचाना, पूरी इंसानियत को बचाना है। अगर तो उनकी जान, किसी की भी जान किसी भी तरह बच सके, तो वो बचानी चाहिए। मैं ये क्यों कहूँ कि जी वो कर्नल इसहाक़ साहब के लिए हेलीकॉप्टर नहीं आना चाहिए था।
और फलां के लिए आना चाहिए था। देखिए इंसानी जान तो सब इंसानी जानें यकसा अहमियत की हामिल है। लेकिन उनकी तो अब लाशें ढूँढी जा रही हैं और वो अभी तक उनकी लाशें मिली नहीं हैं। अफ़सोसनाक वाक़या है। हम सबको भी वैसे बारिशों में इधर-उधर बाहर निकलने से एतराज़ करना चाहिए, लोगों हुँ, को खुद भी ख़्याल करना चाहिए। ये करण साहब वाला वाक़या जो है ना, ये सबके लिए एक पैगाम है कि आपको किसी किस्म का एडवेंचर नहीं करना चाहिए और ये जो अर्बन फ्लडिंग है इसका ख़्याल रखना चाहिए और ये जो इलाका है डीएचए इस्लामाबाद जहाँ ये सारा पानी खड़ा हुआ है, मैं तो डीएचए की इंतज़ामिया को भी कहता हूँ, कहाँ है आपका सीवरेज सिस्टम? ये क्या डीएचए आपने बनाया है, जिसके अंदर लोग डूब के मर रहे हैं? बुनियादी तौर पे तो मैं समझता हूँ कि इ इसकी एफआईआर डीएचए की इंतज़ामिया पे होनी चाहिए ना कि वहाँ इतना पानी क्यों खड़ा है? मतलब आप समझिए अगर इतने पानी खड़े होकर किसी सिविल इदारे में कोई बंदा मर जाता, हुँ। तो हम यकीनन उसकी ज़िम्मेदारी उस हुकूमत पर डालते। तो अगर डीएचए में गाड़ी डूब के मर गई है तो फिर डीएचए इंतजामिया को भी वहां पानी निकासी है आपका कोई बंदोबस्त तो करना चाहिए ना कि डीएचए इंतजामिया को नहीं करना चाहिए। सर, केपी पुलिस के शहीद एहलकारों के खानदानों ने 4 अगस्त यौम शहदा की तकरीबात के बाइकॉट का ऐलान कर दिया है। 1998 से लेके 2024 तक के कोटे से वो महरूम है। उनकी जानिब से कहा जाता है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन जो सीएम है वो सिर्फ जुबानी जमाखर्च से काम ले रहे हैं। तो सर, केपी हुकूमत तो गुड गवर्नेंस की दावेदार है, कहती है कि हमने तो जो पुलिस एहलकार है उनकी तनख्वाहों को पंजाब पुलिस एहलकारों के बराबर किया, हमने ये किया, हमने वो किया। तो वहां के लोग तो कुछ और ही कह रहे हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हुँ, केपी की हुकूमत ये जो अहलकार शहीद होते हैं इनके जनाजे पढ़ने भी नहीं जाती हुँ, टीटीपी के खौफ से, दहशतगर्दों के खौफ से ना, ये वहाँ कोई फौजी एहलकार, कोई पुलिस एहलकार, कोई एफसी एहलकार शहीद हो जाए ना, उसके जनाजे में भी नहीं जाते कि टीटीपी वाले नाराज हो जाएंगे। हुँ, केपी गवर्नमेंट जो है वो दहशतगर्दों के हाथों एक कॉम्प्रोमाइज्ड गवर्नमेंट है और टेक्निकल बात यह है कि उनका बयानिया भी दहशतगर्दों के हक में है और उसकी वजह से वहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी बहुत मुश्किलात का सामना है। अब ये शोहदा के बच्चों को नौकरी ना देना, उनका कोटा ना रखना, बहुत ही ज़ालिम हुकूमत ये काम कर सकती है और जिसकी मेरा मतलब ये इसलिए नहीं उनके बच्चों को नौकरियाँ दे रहे कि टीटीपी वाले खिलाफ हो जाएंगे। मुझे तो नहीं ये बात समझ आई। लेकिन बहरहाल शोहदा के जो वरसा हैं, हमें उनका ख़्याल रखना चाहिए। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको भी फ़ॉलो करें और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करें।